अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान और जुल्फिकार के दरमियान तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच और पाकिस्तान ने फ़खर जमान की एक और शानदार सेंचुरी की बदौलत 320 रन का जो है वो टारगेट, बल्कि 320 रन बनाए 7 विकेटों पर। 321 रन का हदफ है। बाबर आजम आखिरी गेंद पे आउट हुए 94 रन पर छक्का लगाकर मैच को अपनी एक सेंचुरी को जो है यादगार बना सकते थे, लेकिन बाउंड्री पे जो है वो कैच हुआ। लेकिन इस इनिंग के साथ अब ये ऑलमोस्ट तय है कि बाबर आजम शायद आज मैच के बाद या कल जब आईसीसी की वनडे रैंकिंग जारी होगी तो बाबर आजम विराट कोहली की जगह दुनिया के बेहतरीन वनडे बैट्समैन जो है बन जाएंगे। तकरीबन 70 रन की उनको जरूरत थी, 94 बाबर ने बनाए हैं। और ये तो जनाब क्रिकेट में पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस, लेकिन दूसरी जानिब एक बहुत बुरी खबर आज पाकिस्तान फुटबॉल के लिए, जब फीफा ने पाकिस्तान की रुकनीत को मुअत्तल कर दिया है। और ये बिल्कुल कोई सरप्राइज़ नहीं है, इससे पहले भी आपको पता है, हमने शोज़ में बात की थी। फीफा ने वार्निंग दी थी, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उन वार्निंग को ना तो गवर्नमेंट सॉल्व कर सकी, ना पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का जो धड़ा जिसने आके PFF की नॉर्मलाइजेशन कमेटी को हटाकर टेक ओवर किया था, उन्होंने भी पाकिस्तान फुटबॉल और अपने मफाद को शायद ज़्यादा तरजीह दी। बट फीफा के रूल्स के मुताबिक कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं है, तो सब कुछ रूल्स के मुताबिक मौजूद था, सब कुछ कहते हैं रिटर्न ऑन द वॉल था। बट कुछ नहीं कर सकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, या अगर हम बात करें पाकिस्तान बतौर स्पोर्ट्स, और पाकिस्तान आज 5 साल में दूसरी मरतबा पाबंदी लगी है। इस पर प्रोग्राम में आगे चल के बड़ी डिटेल से बात करेंगे, लेकिन पहला सेगमेंट होगा जनाब क्रिकेट पे, और पहले आपको दिखाते हैं रीप्ले हेडलाइंस। तो रीप्ले हेडलाइन आपने देखी, तो जुल्फिकार को टारगेट मिला है जनाब 321 रन का। क्या पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान के बॉलर इस हदफ का दिफा कर पाएंगे? इसके अलावा पाकिस्तान की अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस हम कहेंगे। मिडल ऑर्डर का एक क्लैश जरूर हुआ, लेकिन 320 रन 7 विकेटों के नुकसान पे बनाए। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात हमें इंग्लैंड से स्काइप के ज्वाइन करें। यासिर, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपसे मैं पूछूंगा, 320 रन 7 विकेटों के नुकसान पर बाबर आजम की 94, फ़खर जमान की ऑब्वियसली सेंचुरी दोबारा बनाई, बट डू यू थिंक कि ये एक अच्छा टोटल होगा इस विकेट पर? देखिए, ऑब्वियसली स्कोर तो अच्छा ही है, 300 प्लस, स्पेशली जिस तरह की साउथ अफ्रीका ने टीम खिलाई है। उनके जो 5 बल्कि 6 प्लेयर उनके मिसिंग, जो वेंडरडूसन लास्ट मिनट जो इंजरी हुई, उनको ग्रेड 1 की इंजरी हुई उनकी टांग की, जो उसकी वजह से उनको भी रेस्ट किया गया। तो इस वजह से उनकी टीम को देखते हुए 300 प्लस टारगेट बहुत अच्छा है। और पाकिस्तान ने 2 स्पिनर्स खिलाए हैं, तो इस पिच पे मुझे लगता है कि स्पिनर्स बड़े ही वाइटल किरदार होगा, और उनको बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी। सिलेक्शन तो उनकी हो गई है, उस्मान कादिर ने जिस तरह डेब्यू किया, उनको सारी मतलब उनको विश करते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करें, मगर ये है कि उनको बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी। मगर थोड़ा सा ये देखने में आया कि कई, मतलब मैंने कभी ऐसे नहीं देखा कि पाकिस्तान की टीम कभी 4 प्रॉपर बैट्समैन के साथ गई हो। आप देखें इसमें कि कितने ऑलराउंडर्स, आपकी 4 नंबर के बाद तो आपके 2 कीपर हैं, फिर फ़हीम अशरफ है, फिर नवाज है। इनकी होने के बावजूद यासिर भाई, आपने 4 बैट्समैन कहा, वैसे 4 में भी रिजवान जो है विकेट कीपर बैट्समैन है, तो समझ लें 3 ही बैट्समैन खिलाए हैं जमने। बिल्कुल, तो वो ये बड़ा अजीब सा लगा। मगर उसके बावजूद पाकिस्तान ने जो मिडल में थोड़ा स्ट्रगल किया, विकेटें पाकिस्तान की गिरी, मगर एंड में जो पाकिस्तान ने लास्ट 3 ओवर्स में सरप्राइजिंगली उन्होंने स्पिनर्स के साथ बॉलिंग की। लास्ट 10 ओवरों में उन्होंने 9 ओवर जो थे वो स्पिनर से करवाए। ये थोड़ा हैरानगी की बात थी। और उसके बाद पाकिस्तान ने जो 42 रन किया आखिरी 3 ओवर्स में, तो ये बड़ा अच्छा खुशाइन था कि जिस तरह बाबर ने आखिर में फिनिश अच्छा किया, और उसके बाद हसन अली ने जो शॉट्स लगाई, तो पाकिस्तान के पास बड़ा अच्छा फाइटिंग एक टारगेट आ गया। ठीक है, फ़खर की बात करें, इमाम की बात करें, तो पाकिस्तान की सबसे कामयाब ओपनिंग जोड़ी भी ये दोनों बन गए हैं। 5वीं इनकी जो है वो सेंचुरी शराकत थी, फिर फ़खर की सेंचुरी। इमाम भी अच्छा खेले हैं सीरीज़ के अंदर, कंसेक्यूटिव दूसरे मैच में अच्छी परफॉर्मेंस है। आपको पहले रिपोर्ट दिखाते हैं उनके रिकॉर्ड्स पर, फिर आके यासिर से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे फ़खर जमान की आउटस्टैंडिंग सेंचुरी, 193 बनाए पिछले मैच में, आज फिर सेंचुरी बनाई और अपनी कैरियर की लगता है पीक पर हैं। और साथ इमाम ने भी एक अच्छे पार्टनर का सबूत दिया है कि उन्होंने उनको स्ट्राइक देते रहे, और एक अच्छी पार्टनरशिप जब बनती है तो फिर बड़ा टोटल की आप बुनियाद रखते हैं, और आज के मैच में ऐसा ही हुआ। देखिए, फ़खर की जितनी भी तारीफ की जाए, स्पेशली इन 2 मैचों में जिस तरह वो खेले हैं, वो कम होगी, क्योंकि हमारे यही प्रॉब्लम रही है कि जब हमारा एक प्लेयर एक इनिंग में अच्छा खेलता है तो दूसरे में वो रिलैक्स कर देता है। वो कामयाबियों का या जो परफॉर्मेंसेस का जो तसलसल है वो बरकरार नहीं रख सकते। तो फ़खर ने बड़ा अच्छा ये चीज़ की कि एक इनिंग के बाद वो रिलैक्स नहीं हुए, और इस इनिंग में बिल्कुल उसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उन्होंने अपना शुरू में स्लो खेले, पूरा उन्होंने टाइम लिया, और फिर उनके पास वो हर तरफ शॉट्स खेलने की उनमें क्वालिटी है, एबिलिटी है। वो एक ओवर में 20-20 रन भी बना सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा चीज़ है कि एक जो कंटिन्यूटी है हमें चाहिए होगी, जिस तरह आज उन्होंने न्यूज़ में भी आया कि उनको T20 में भी डाला है। तो उम्मीद यही करते हैं कि इसी फॉर्म को वो कंटिन्यू करेंगे अपने T20 सीरीज में। बिल्कुल, और बिल्कुल फ़खर जमान को जो है पाकिस्तान के
जो T20 स्क्वाड है फॉर जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका, वहाँ के लिए भी रिटेन कर लिया गया। साथ जाहिद महमूद को भी आज शामिल किया गया है पाकिस्तान के जिम्बाब्वे के T20 स्क्वाड में। चूँकि पाकिस्तान में मौजूद हैं, ऑब्वियसली T20 सीरीज़ से क्वारंटीन और बाकी मसाइल थे, वरना शायद वो इस सीरीज़ का भी हिस्सा होते हैं। बट यासिर, थोड़ा सा मैं ज़रूर बात करूँगा मोहम्मद रिजवान पर। 2 विकेट कीपर बैट्समैन आज हमने खिलाए हैं, जिनमें से ऑब्वियसली सरफराज शायद बताया जा रहा है कीपिंग करेंगे, बट रिजवान की फॉर्म आपको थोड़ा सा लगा कि वरी है? क्या अच्छा खेल रहे थे बतौर ओपनर, पर मिडल ऑर्डर के अंदर आके कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लग रहा है कि शायद गेम प्लान नहीं है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी लो है। क्या ऐसा होता है कि जब आप बतौर ओपनर खेल रहे हो फिर आपको किसी फॉर्मेट में नीचे खेलना पड़े? एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम लग रही है मुझे। जी बिल्कुल, देखिए नंबर आपका एक नंबर भी आपका अगर बैटिंग ऑर्डर में चेंज हो जाए तो आपकी टोटली डायनामिक्स जो होती है, आपका माइंडसेट एज अ प्लेयर होता है बड़ा चेंज हो जाता है। वही हमने रिजवान में देखा, क्योंकि वो जब फील्डर्स इन होते हैं T20 की अगर बात करें तो फील्डर्स जब आपके 2 बाहर होते हैं तो नया बॉल होता है, आप उस हिसाब से खेलते हैं। फिर जब आप चौथे या 5वें नंबर पे आके मिडल में खेलते हैं तो आपके पास फील्डर बाहर होते हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं होती कि स्ट्रेट अवे जाके अटैक करने की, तो आपको सिंगल्स डबल करनी पड़ती हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो उसमें फिट इन नहीं हो रहे। मगर आप थोड़ा पीछे चले जाएं, जब सरफराज कप्तान होते थे तो रिजवान को जब मौका मिला तो उन्होंने 2 सेंचुरियां भी दुबई में, अबू धाबी में की थी, तो उसमें भी वो मिडल में आके खेले थे। तो थोड़ा सा ये है कि प्लेयर एज अ प्लेयर्स को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ख्वाह वो किसी नंबर पे भी खेले। उनको ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि वो ऊपर नहीं खेल रहे या नीचे नहीं खेल रहे। ये उनको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, क्योंकि रिजवान पहले मिडल में खेल चुके हैं और परफॉर्म भी कर चुके हैं, तो थोड़ा सा ये है कि अगर उनको ऊपर जगह नहीं बन रही, जिस तरह इमाम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और फखर अब परफॉर्म कर रहे हैं, तो अब ऑब्वियसली उनकी जगह नहीं बनेगी। तो उनको माइंड अपना जो है इस तरह बनाना पड़ेगा कि मिडल में आके उनको एक अच्छी इनिंग खेलनी पड़ेगी। ठीक है, आज बड़ी दिलचस्प एक और तब्दीली भी थी कि पाकिस्तान ने पहली मरतबा सरफराज को जो है रिजवान के होते हुए शामिल किया। दोनों इस मैच में एक साथ खेले और 13 गेंदों पर 13 रन बना के यासिर आउट हुए सरफराज अहमद। एक तो जो उनका मौका मिला, इस पर आपकी क्या राय है? और दूसरा, चूँकि पहले ही वो एक तरह से बहुत लंबा अरसा हो गया कि उनके ऊपर कोई अच्छा वक्त नहीं है, और ये जो चांस अगर उन्होंने मिस किया है, ये कितना वैल्यूबल था? देखिए मेरी तो ख्वाहिश थी सरफराज परफॉर्म करते, क्योंकि अगर आपको याद हो कि सरफराज का जो कैरियर में जो ब्लिप आया है, अप एंड डाउन, वो इसी साउथ अफ्रीका टूर से ही आई थी, जब वो कुछ जुमले उन्होंने कहे थे जिसकी वजह से उनको बैन भी किया हो गया। उसके बाद उनका जो है कैरियर थोड़ा अप एंड डाउन हो गया। तो मेरी यही ख्वाहिश थी, जिस तरह वो खेल रहे थे बड़े पॉजिटिव माइंड से आके खेले, उन्होंने आके स्वीप पे चौके भी लगाए, 2-3 रनिंग बिटवीन द विकेट बड़ा अच्छा खेल रहे थे, थोड़ा सा अनलकी रहे। मैं कहता हूँ कि प्लेयर के लिए बड़ा ही मुश्किल होता है। आप देखिए 1.5 साल में आपको एक मैच मिले और आप इतना, और वो भी आखिरी मैच सीरीज का, तो आप पे बड़ा प्रेशर होता है। तो मैं तो कहूंगा कि इतना प्रेशर या क्रिटिसाइज सरफराज को नहीं करना चाहिए। हमें उनको आगे भी जब कभी मौका मिले वनडे में या T20 में अगर जगह बनती है तो उनको साथ साथ लेके और उनको खिलाते रहना चाहिए। ठीक है, पुराने एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर फिर हम जरूर पाकिस्तान की बॉलिंग की, और हसन अली ने क्या शानदार बैटिंग की और उनका कमबैक हुआ है पाकिस्तान टीम में, और 2 मैचों के लिए रेस्ट कराया गया था। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 321 रन का हदफ दिया है। और यासिर, अगर मैं आपसे पूछूं कि फ़खर के 193 हों या आज 101 रन की इनिंग्स, तो आप तो मानते हैं ना फ़खर जमान अच्छा खेले हैं, और ये कोई फ्लूक नहीं है? नहीं, बिल्कुल फ्लूक नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। और आप एक आधा कोई छक्का या चौके को फ्लूक कह सकते हैं, मगर 193 स्कोर करना, उसको फिर बैक करना अपनी अगली इनिंग में सेंचुरी से, तो फ्लूक जो लोग कहते हैं, मेरे ख्याल से उनको जरा अपने सोचना चाहिए, अपने बयानात पे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, और मैंने जो ये वर्ड यूज़ किया उसको आई थिंक जो लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं उनको पता है कि ये मैंने क्यों पूछा। और वसीम अकरम पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान, जब वो जाते हैं ना सुबह मॉर्निंग वॉक पर, तो बड़े फ्रेश होते हैं, और फिर जो वो चाहे कोविड का मामला हो या जो एक्सपर्ट्स ऐसी इनिंग को फ्लूक कहते हैं, तो फिर वो बख्शते नहीं हैं। आइए देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ऑल इज वेल, आप लोग ठीक हैं हेल्थ वाइज? कोविड की 3rd वेव है, प्लीज लुक आफ्टर योरसेल्फ, लुक आफ्टर योर फैमिली। And coming back to Fakhar Zaman, I've been hearing it, what an innings against one of the top sides, especially in South Africa, on a very difficult kind of pitch, means कि वहाँ बाउंस ज़्यादा होता है। और रन आउट की जहाँ तक बात है, वो ग्रेट जावेद मियांदाद का आंसर सुने आप, परफेक्ट आंसर है। एज अ बैट्समैन मेरी जॉब है मैं क्रीज में पहुंचूं, बाद में इधर उधर देखूं, और फखर ने भी एडमिट किया। खैर, मूव ऑन। और ये हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट भाइयों, मेरी एक गल मान लो, ये कैसी बातें करते हो कि मैं सच बोलूंगा? बे ताड़ा सच नहीं चाहिए, तुहानू समय चाहिए। तुम स्ट्रेटजी क्या बना रहे हैं,
माइंडसेट क्या है और प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो वसीम भाई ने बिल्कुल ठीक तरीके से क्लैरिफाई कर दिया कि बेसिकली आपको सच बोलने के बजाय सच बोलने के साथ साथ सही भी बोलना चाहिए। और यासिर ऑब्वियसली थोड़ा सा मैं ज़रूर इस बारे में आपसे बात करूंगा कि ये जो साबिक क्रिकेटर्स की राय होती है, ऑब्वियसली लोग इसको सुनते बहुत शौक से हैं, बट जिस तरह का एक ओपिनियन सामने आया और उसके ऊपर वसीम अकरम ने भी रिफ्लेक्ट किया, करना क्या चाहिए। ऑब्वियसली आप भी हमारे साथ मौजूद होते हैं और हम तो खैर गेम को डिस्कस कर रहे होते हैं, कोशिश ये होती है कि चलें जो एनालिसिस है वो आपके साथ हासिल किए जाएँ, बट कुछ ऐसे बयानात जो फिर सोशल मीडिया पे भी जिनको तनकीद का जो है वो सामना करना पड़ता है, आपके ख्याल में आपकी एडवाइस क्या होगी अपने जो फॉर्मर कोलीग्स हैं? देखें, जितने मुंह उतनी बातें। अब सोशल मीडिया अब इतना आम हो गया कि आप घर में एक यूट्यूब चैनल खोल के अपनी कालीन पे अपने सोफे पे बैठ के वीडियो अपलोड करें और सारी दुनिया को हिला के रख दें, मगर वही बात है, देखने वाले समझ जाते हैं। जो आप देखें, आप हैं, मैं, जो भी क्रिकेट से जो इन टच हैं या स्पोर्ट्स इन टच हैं, इवन जो लिसनर होते हैं उनको पता होता है कौन क्या बात कर रहा है, किस एंगल से बात कर रहा है। आपको अपनी अपनी खुद हिस्ट्री देखनी चाहिए कि आपकी अपनी हिस्ट्री क्या है, आप किस कैसे कैसे आपने प्रोग्राम या बयानात दिए हैं। तो हम लोगों को थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। ये सब लोग हमारे कोलीग्स हैं, हमारे साथ खेलते रहे हैं, तो अपने जो लफ्जों का चुनाव है बहुत ही सोच समझ के हमें करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वापस आते हैं यासिर मैच पे, और साउथ अफ्रीका की इनिंग का आगाज भी हो गया है और जैसा आपने भी कहा था कि 7 तब्दीलियां हैं, मरकरम भी नहीं खेल रहे, वंडर डसन भी नहीं खेल रहे, बट आपको फिर भी लगता है कि जो पाकिस्तान के बॉलिंग है आज, तो ये हम कह सकते हैं कि अच्छा बैटिंग वाइज तो हमने बड़ी एक अजीब टीम खिला दी, सिर्फ 3 बैट्समैन थे, बट बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि उस्मान खेल रहे हैं, नवाज खेल रहे हैं, हसन की वापसी हुई है। सो आपका एनालिसिस क्या रहेगा? दूसरा, कुछ विकेट पे हमने देखा कि ज़रूर रन्स बने, अभी डेल स्टेन ने भी ट्वीट किया कि शायद आखिरी ओवर स्पिनर से कराना दुरुस्त नहीं था, बट काफ़ी डिसमिसल ऐसे हुए जिसमें बॉलर बैक ड्राइव हुए और कैचेस हाथ में गए। कुछ विकेट में आपको लगा कि कुछ डबल पेस है या थोड़ा ब्रेक हो रहा था मिडल में? बिल्कुल, पिच को जब शुरू में मैच शुरू हुआ तो उसमें नजर आ रहा था कि पिच जो है वो ब्रेक करेगा और नजर आ रहा है कि बॉल रुक के आ रहा है स्पिनर्स का स्पेशली। मगर ऑन दी अदर हैंड, आपको मैंने जिस तरह पहले बात की कि हमारे बॉलर्स को अच्छी बॉलिंग फील्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देखें स्क्वायर ऑफ द विकेट जो बाउंड्रीज हैं बहुत छोटी हैं। आपने देखें वो उनके जो कप्तान हैं बवूमा ने कितनी ट्रिक को मिस किया कि आपने आखिरी ओवर स्पिनर से करवा ली। हमेशा कभी भी हमने देखा नहीं है कि जब कोई टेलेंडर्स बैटिंग कर, जिस तरह हसन अली ने आप देखें 11 बॉलों पे 32 रन स्कोर किए, जिसमें 4 छक्के उन्होंने एक ओवर में लगाए। तो आपको चाहिए कि जब कोई टेलेंडर बैटिंग कर रहा होता है तो आप अपने जो फास्ट बॉलर, जो प्रीमियर बॉलर होते हैं उनसे बॉलिंग कराते हैं। तो उन्होंने थोड़ी गलती की। आई एम श्योर कि पाकिस्तान टीम ऑल्दो स्पिनर्स को खिला रहा है, मगर उनको मिडल में उनकी ओवर्स करा दे, बजाय कि वो आखिर में रखें उनको। ठीक है यासिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं पाकिस्तान आज का मैच जीतकर एशिया की वाहिद टीम बने जो 2 मरतबा जो है वो साउथ अफ्रीका में सीरीज जीता हो। मिसबाउल हक की कप्तानी में पाकिस्तान ने पहली मरतबा सीरीज जीती थी, अब वो कोच हैं, तो ऑब्वियसली ये बड़ा प्राउड मोमेंट होगा उनके लिए कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका को हरा दे। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर पाकिस्तान फुटबॉल पे बिलाखिर जो डर था वही हुआ, पाबंदी लगी, उसको डिस्कस करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान और जुल्फिकार के दरमियान क्रिकेट सीरीज़ के हवाले से तो हमने बात की, लेकिन अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। पाकिस्तान की फुटबॉल रुकनियत 5 साल में दूसरी मरतबा आज फीफा की जानिब से मुअत्तल की गई और उसका रीज़न ये दिया गया फीफा की प्रेस रिलीज़ में कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस जब भी होगा किसी भी मुल्क के मामलात में तो फिर वहाँ पर अब फुटबॉल जो है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन अब कहाँ खड़ी है और ऑब्वियसली पाकिस्तानी जो फुटबॉलर्स हैं पहले ही परेशान थे। पाकिस्तान फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान कलीमुल्लाह हमें इस वक्त स्काइप के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ देर में हमें उमैद वसीम भी ज्वाइन करेंगे। कलीम, ऑब्वियसली चाहे आप हों या बहुत सारे फुटबॉलर्स, पिछले 5-6 साल से बस ये एक अजीब सा मामला लगा हुआ है कि कभी एक ग्रुप आता है, दूसरा कभी नॉर्मलाइजेशन कमेटी, लेकिन अभी तो सीधा फीफा ने कहा था ना कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनी हुई है, उनको मैंडेट दिया गया था, पर एक दूसरा ग्रुप आके वहाँ टेक ओवर करता है, फिर पाबंदी लग जाए तो कसूरवार तो सीधा जो है वो लोग हैं जिन्होंने जाके इस चीज़ को ट्रिगर किया और फीफा की प्रेस रिलीज में उनका जिक्र भी है। बिल्कुल, मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि फीफा ने एक क्लियर मैसेज पूरा दुनिया में दिया हुआ है कि जब थर्ड इंटरफेरेंस हो जाती है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वहाँ पे बैन लग जाते हैं उस फेडरेशन पे। तो इसके अलावा जो सब चीज़ें उन्होंने क्लियर मैसेज दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे जो भी जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ है उनको ऑलरेडी पता है कि फीफा का क्या
क्या है, क्या उसका रूल है, रूल रेगुलेशन क्या है, तो ये सब कुछ उसके बावजूद अगर आपने कब्जा करना है तो लाजमी बात है आप मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं, पाकिस्तान फुटबॉल के साथ ज्यादती कर रहे हैं, पाकिस्तानी फुटबॉल जिन लोगों की जिंदगी जॉब लगी हुई है, डिपार्टमेंट से उसके घर चल रहे हैं, तो उनके डायरेक्ट उनके नुकसान तो प्लेयर्स। ठीक है, चलिए अशफाक हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने 2017 या 18 में ऑब्वियसली जब पास मैंडेट था, फिर नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनी। अशफाक साहब आपको प्रोग्राम में खुशामदीद, आपका मौका भी जरूर लेंगे क्योंकि फीफा ने लिखा है कि जब लोग गए नॉर्मलाइजेशन कमेटी को ऑब्वियसली काम करने से रोका गया और फिर आपको बाद में जब आपने इसको टेक ओवर किया और यही पाबंदी की वजह बनी है, तो आप नहीं समझते कि ये मामला किसी और तरीके से हल हो सकता था? इन दी एंड तो नुकसान हो गया ना पाकिस्तान फुटबॉल का और पाकिस्तान फुटबॉल बैन हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपना मौक़िफ़ बयान करूं। जी प्लीज। मैं अपने भाई का स्टेटमेंट सुन रहा था, बड़े जज्बाती अंदाज में वो बातें कर रहे थे, तो मैं तो इनसे ये पूछना चाहता हूं, पहला सवाल है कि कौन सा पाकिस्तान की तारीख में ऐसे फेडरेशन का प्रेसिडेंट या उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी या कांग्रेस होगी जो वॉलंटरली पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का चार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव देकर जाती है और 18 माह तक इनसे पूछती तक नहीं है। मैं मौसूफ से ये पूछना चाहता हूँ। नहीं अशफाक साहब प्लीज मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करने दीजिएगा। कलीमुल्लाह साहब का जो मौक़िफ़ था उस पर मैं भी उनसे पूछ लूंगा, लेकिन पहले प्लीज आप इस बात का जवाब दे दें मुझे कि जो फीफा ने जिक्र किया प्रेस रिलीज में कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस अलाउ नहीं है, ये बात आपको भी पता थी, ये बात रिटर्न है फीफा के कवानीन में, उनकी नॉर्मलाइजेशन कमेटी पे आपने भी एग्री किया था 2 साल पहले। आपने जैसे खुद कहा कि मैं छोड़ के गया था, चलें उस वक्त अच्छा किया था, बट आपको यह पता था कि अगर आप इंटरफेरेंस करेंगे या आप वहां जाके कोई भी ग्रुप करेगा, आप नहीं XYZ कोई भी करेगा, पाबंदी लगेगी, तो क्या आपने ये जानते पूछते कि आपको पता थे ना रूल्स? देखिए मेरी बात, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई वन प्लीज, और वी गेव देम एनफ टाइम। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई अ फ्यू पॉइंट्स टुडे। जी जी। पहली बात यह है कि हमने इनको 18 माह दिए, क्या 18 माह वाजंट एनफ टाइम टू होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस? अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन 22 करोड़ आवाम के इलेक्शन 3 माह में हो जाते हैं, why not elections of 4,000 clubs can be handled in 18 months time? सर पैंडेमिक की सूरत हाल थी, ऑब्वियसली हारून मलिक साहब को मैंने कांटेक्ट किया, मैं तो उनको भी लेना चाहूंगा। फहमीदा मिर्जा साहिबा से कल मेरी ट्विटर पे बात हुई थी, उन्होंने उनके भी सेक्रेटरी को लिखा, लेकिन बारह उन्होंने नहीं कांटेक्ट का रिप्लाई किया, SMS ही मैंने छोड़ा था। बट आपकी बात जो इलेक्शन वाली है जनाब, वो मैं समझता हूँ आपकी बात, लेकिन आप समझते हैं कि आपके बजाय फीफा ये चीजों को मॉनिटर कर रहा था, ये आपको करनी थी? हमें किसी पर्दे के पीछे छुपना नहीं चाहिए। पेंडेमिक में क्या पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के और प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस नहीं हो रहे? अगर यहाँ पर लाखों लोगों का मैं एक जवाब दूं? जी जी कलीम भाई मैं आपसे जवाब दूंगा, लेकिन इशफाक भी मुझे एक चीज का जवाब दीजिएगा। फीफा जो कि इंटरनेशनल बॉडी है जिसके पैसों से पाकिस्तान में फुटबॉल चलती है, क्या फीफा ने ये मामला अपने हाथ में रखने थे या आप इसके मजाज थे कि आपने ये सब कुछ करना था? मैं इस बात पर कि हमने इनको 18 माह दिए। नहीं सर, आपने कैसे दे दिए? फीफा फुटबॉल चलाता है पूरी दुनिया में, आप कैसे दे सकते हैं? मैं बात सुने जी जी। मैं समझता हूँ कि लॉ ऑफ द लैंड प्रिवेल्स ओवर एवरीथिंग। I was elected by the Supreme Court of Pakistan with the consent of both. But then sir वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनी ना, आप छोड़ के चले गए थे ना, वो बात खत्म हो गई थी उस वक्त 2017-18 में। देखिए अंडर सर्टेन कंडीशंस हम गए कि ये करा लें, मुझे ये बताया जाए, चले मैं चला भी गया था। इन्होंने 18 माह के क्या जवाब दिया? और जो मैं आपको एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि जो 18 माह में जो मीटिंग्स हुई इनकी नॉर्मलाइजेशन कमेटी की, हर मीटिंग में जूम पर AFC एंड फीफा मौजूद होते थे, तो why did not take any action against them? सर फीफा को एक्शन लेना था ना, आपने जाकर जो फुटबॉल फेडरेशन में आप गए जहां पे आपके जाने के बाद पाबंदी लगी, तो इसके जिम्मेदार तो फिर आप हुए ना। देखे मेरी बात सुने जी, ये अगर इसको कहते हैं मैं जाकर गया हूं, देखिए आई एम नॉट एन इंडिविजुअल कि मैं गया, आई एम गवर्न्ड बाय माय अभी इसको लीड कर रहे थे ना आप ही, बाद में इसको आपने टेक ओवर किया उसको एज हेड, एवरीबॉडी हैज टू लीड। तो मैं अकेले फैसले पर नहीं गया, पहले फैसला हुआ इस्लामाबाद में, मीटिंग हुई, द डिसीजन वाज टेकन इन अ मीटिंग इन कांग्रेस एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी। आफ्टर दैट और बाकायदा अनाउंस किया, देन वी हैड अ वर्ड विद दिस। लेकिन सर आखिर में फीफा भी अगर ये कह रहा है कि जिस आपके एक्ट की वजह से पाबंदी लगी, तो आप इसकी आप समझते हैं ये जिम्मेदारी आप कबूल करेंगे? ये जिम्मेदारी अपने उन बंदों से करें कि जिन्होंने 18 माह काम नहीं किया, मुझ पर क्यों लगाती है? मैं गफार भाई एक जवाब दूंगा। ठीक है कलीम, मैं आपका मौका लूंगा, साहब का शुक्रिया, उनका मौका मुझे लेना था आपसे। मैं कलीम ब्रेक के बाद आके तफसीली बात करता हूं, क्योंकि मुझे एक शॉर्ट में शामिल करना है। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
पाकिस्तान फुटबॉल में बात करें और कलीमुल्लाह पाकिस्तान के साबिक कप्तान मौजूद है। कलीम, पहले आप बात कीजिएगा, अशफाक साहब ये मौजूद हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे सूरत पे? अशफाक साहब कहते हैं जी हमने तो बड़ा इंतजार किया, हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था। फीफा कहता है जनाब आप इंटरफेयर ही नहीं कर सकते। आप ही क्या राय है? मैं समझता हूं कि अशफाक साहब ने जो बात की है कि हमने 18 महीने दिए, मैं इस इकदाम को सराहता हूं कि इसने बड़ा अच्छा इकदाम लिया कि नामशरम कमेटी को टाइम दिया और उनको प्रॉपर इलेक्शन का टाइम दिया। मैं इस के लिए मानता हूं कि लोगों ने बड़ा जबरदस्त किया है, लेकिन इनके साथ कांग्रेस में मेंबर्स वही है जो से नवीद हैदर हैं, उन लोगों ने केस किया हुआ है कोर्ट्स में पंजाब में। आपके शायद शिनवारी आपके साथ कांग्रेस में भी मौजूद है, उन लोगों ने भी केस किया हुआ है। जब आपके केसेस कोर्ट में पड़े हुए तो कैसे इलेक्शन करा सकते हैं? ये तो कोर्ट के अगेंस्ट चला जाते हैं। मतलब ये है कि जब हमजा खान को टाइम दिया आपने 18 महीने में, लेकिन आपके केसेस पड़े हुए कोर्ट में, तो आपके जो मेंबर साथ में उनको आप कह देते कि आप केस उठा लें, हम इलेक्शन करा देते। का मौका आखिर में करीम, इस पाबंदी का नुकसान क्या होगा? खिलाड़ी क्या सोच रहे हैं? मुस्तकबिल क्या है हमारी फुटबॉल का? देखो अशफाक साहब को इस चीज को सोचना चाहिए, बेहतर अपना सब कुछ छोड़ के कि प्लेयर्स का जो जितने डिपार्टमेंट्स अभी 5 सालों के दौरान ये दूसरी मरतबा जो है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को मुअत्तल कर दिया गया है, तो इसे प्लेयर का नुकसान किया। अभी ऑलरेडी 2 डिपार्टमेंट बंद हो गए हैं, जैसे आपको के एथलेटिक बंद हो गया था, लाहौर में एसजी बंद हो गया। तो मैं समझता हूँ इस तरह डिपार्टमेंट्स बंद होते रहेंगे। जो लोगों ने कुर्बानी दे के तालीम छोड़ के जो भी घर की सैक्रिफाइस करके उन लोगों ने फुटबॉल स्टार्ट किया, इसको एक फ्यूचर के लिए स्टार्ट किया, करियर बना दिया। माजरत के साथ वक्त थोड़ा कम था, अशफाक साहब का पॉइंट ऑफ व्यू। अशफाक साहब चलें, जो आपका मौक़िफ़ है वो आपने दे दिया, लेकिन अब होगा क्या? और दूसरा फुटबॉल के फ्यूचर पे आप ये कहेंगे, खिलाड़ियों के पहले जॉब्स नहीं है कुछ कोई किसी ने खिलाड़ी का भी सोचा इस पूरे मामले में? शुक्रिया, आपने मुझे फिर मौका दिया बात करने का। सबसे पहले तो मैं मुखातिब होना चाहता हूँ कलीमुल्लाह साहब को, अगर इनको याद जल्दी बात कर लीजिएगा, तो 1 मिनट है मेरे पास। तो बिल्कुल, तो मैंने उनको पाकिस्तान से बाहर जाने के खेलने का मौका दिया था। मैंने रिक्वेस्टेड मी टू गो टू टर्की, प्रोबेबली आई वाज द फर्स्ट पर्सन जिस वक्त पाकिस्तान को लगा था। ये तो खुद यहाँ पर बैठकर आप इस बात को तस्दीक कर सकेंगे। दूसरा, वी आर वेल विशर्स। और देखें, मैं अपनी बात का जात का जवाब दे सकता हूँ एज प्रेसिडेंट पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। मैं हर आदमी की जाती उसकी ख्यालात का मैं जवाब नहीं दूंगा। और जहां तक फुटबॉल की बेहतरी की बात है, आप ये देखें 18 माह में अगर जब तक उन्होंने कुछ इलेक्शन नहीं कराया, तो चाहिए था कि जो लोग आज वक्त के साथ आए हैं और शोर मचाना शुरू किए, इनको चाहिए था कि ये शोर आज से 18 माह पहले मचाते। वहां शोर करते ये क्या हो गया? आज 4 महीने गुजर गए, कुछ आज 8 महीने, 18 महीने तक तो कुछ नहीं बोला। जब सब पानी साहब से गुजर गया तो सारा मेरे ऊपर लगा दिए बहुत आने लोगों ने सब मिलकर। मैंने तो बड़ा फेयर इनके साथ। इसका आप आखिर में सोल्यूशन की बात भी कर लेते हैं, होगा क्या? क्योंकि फीफा तो कहता है जी आप अभी नॉमिनेशन कमेटी को हैंडओवर करें तो सस्पेंशन हट सकती है। आपका क्या मौक़िफ़ है? मेरा मौक़िफ़ ये कि जो हमने बनाई थी नॉर्मलाइजेशन कमेटी, मुझे तो ये पता नहीं है कि तीसरी नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो बनी, पहले देखिए बात, 3 कमेटियां बनी। पहली कमेटी में पहले बंदों को निकाल दिया, दूसरी कमेटी में उनको फाड़ दिया, और तीसरी जो कमेटी आई हेलीकॉप्टर के साथ और पैराशूटर्स नीचे आ गए। किसी को नहीं पता कि ये कहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, किसके नॉमिनीज है, किसने बनाए। तो ये लोगों को तो चाहिए पहले लोगों को ये नॉमिनेशन तो फीफा करता है ना, और फीफा इस वक्त गवर्निंग बॉडी है दुनिया की, उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। नो, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, इट इज ऑलवेज विद द कंसेंट ऑफ द स्टेक होल्डर्स। देखें, उसके बगैर बैठे तो फिर तो फायदा ही कुछ नहीं हुआ। चलें जी, पाकिस्तान फुटबॉल का जो हाल होना था वो तो उससे बदतर ही होता जा रहा है। आप भी मानेंगे, अशफाक साहब, कलीम भी यही कह रहे हैं, और वैसे तमाम फुटबॉल लवर से कहेंगे कि अगर पाबंदी लग जाए किसी भी मुल्क पर, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान स्पोर्ट्स लेजेंड, आई थिंक मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि उनको ज़रूर इस मामले का नोटिस लेना चाहिए ताकि इसका कोई हल निकाल सकें, क्योंकि डजंट साउंड्स गुड के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स लेजेंड, और उनके दौर में फीफा दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्टिंग बॉडी और फुटबॉल दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा पॉपुलर खेल, वो पाकिस्तान में इस पर पाबंदी लग जाए और हम ना किसी टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकते हैं, ना हमें कोई ग्रांट मिलेगी, और ना हमारी फुटबॉल को कोई दुनिया में मानेगा। तो आई थिंक इसका हल निकाले बगैर कोई चारा नहीं है। पुराना रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।